Hello everyone, my name is Palak Goyal. I have secured rank 479 in UPSC Civil Services examination this year. Here is my strategy for the preparation and for clearing the exam. So let's start with pre. Pre comprises of two papers. एक तो GS का पेपर होता है 2 घंटे का होता है 200 मार्क्स एंड देन देयर इज CSAT पेपर. तो मेरी जो प्रेपरेशन थी बिगिनिंग में आई वुड से कि मैंने GS पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था. आई वॉज अ PCM स्टूडेंट टिल 12th. तो आई हैड दिस इन माई माइंड कि शायद मैथ्स रीजनिंग आई एम गुड एट दैट, तो मुझे CSAT में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे और GS पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहा था. फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मैंने GS प्री क्लियर कर लिया था, बट ग्रेजुअली आई सॉ कि थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट तक लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है. GS का भी जो पेपर सेटअप है, CSAT का भी जो सेटअप है, धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज ही हो रहा है. तो उसी हिसाब से मैंने अपनी प्रेपरेशन को भी बढ़ाया. पर्टिकुलरली अगर हम GS की बात करें तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं अब बुक बेस्ड होने की जगह बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो रहे हैं. एनालाइजिंग पार्ट इज बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे. देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल एनवायरनमेंट, मतलब इंस्टेड ऑफ फ्रॉम अ बुक ऑफ एनवायरनमेंट हम जो आसपास देख रहे हैं कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स, कुछ मशरूम्स, उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो इसलिए मैंने कोशिश की अपने प्री प्रेपरेशन में कि मैं जनरली अवेयर हूँ. मतलब फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में भी अगर कुछ वायरल हो रहा है या कुछ कोई भी छोटी मोटी चीज़ बहुत न्यूज़ में आ रही है तो आई यूज टू पुट माई फोकस देयर. न्यूज़पेपर में मैंने कोशिश की कि जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं या मैप हैं या कोई न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही है तो उसके बारे में मैंने नोट्स बनाए. बहुत सारे मैं करंट अफेयर्स वीडियोस फॉलो करती थी यूट्यूब पर, तो उसमें जितना भी कंटेंट हो सकता था. प्लस वीडियोस में ये भी था कि मैं अगर मूव भी कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, लाई डाउन भी कर रही हूँ, तो मैं वो वीडियोस कंटिन्यूसली सुन रही हूँ. तो उससे मुझे एक ब्रेक मिल जाता था. मतलब इट वॉज नॉट प्रेपरेशन इन द रियल सेंस, मतलब एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी था, साथ में पढ़ाई भी हो रही थी. तो उन वीडियोज़ के थ्रू मैंने कुछ भी जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली भी चीज़ है, कुछ जनरल GK भी होता है, तो मैंने उन पर भी अपना फोकस रखा. सेकेंडली एक जो मुझे प्री में बहुत हेल्प मिलती है, मैं टर्म को डिसाइफर करने की कोशिश करती हूँ. मैं एक्चुअली स्कूल टाइम की बात बताऊँगी. मुझे एक टीचर थे, उन्हें एक बुक रेकमेंड की थी, वर्ड पावर मेड ईजी. उस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे किसी टर्म को देखकर उसके रूट को आइडेंटिफाई करते हैं. तो वो जो वर्ड है, और उसका भी एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास, KBC कौन बनेगा करोड़पति. दैट वाज द टाइम, स्कूल टाइम में बहुत देखा करती थी. उसमें एक बार एक क्वेश्चन आया था दाचीगाम नेशनल पार्क के ऊपर, और बहुत सारे ऑप्शंस थे कि वेयर इज दिस सिचुएटेड, एंड द पर्सन सिटिंग देयर ही ऑल्सो गेव द रेफरेंस. और उसने कहा कि ही फोकस्ड ऑन द पार्ट गाम, जो हमें पता है कि पहलगाम वो कश्मीर में. सो इन वर्ड्स को देखकर हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये कहाँ का हो सकता है. और मैंने भी वही चीज़ यूटिलाइज़ की अपने प्री में. कई बार ऐसे प्लेसेस के नेम आते हैं या कोई स्पीशीज़ के नेम आ रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही है जो हमें नहीं पता, बट अगर हम उसको ज़्यादा फोकस करके और ट्राई करें कि हम उसके डिफरेंट डिवाइड करके उसको सोचें, तो कई बार हमें हेल्प मिल जाती है कि वो किस एरिया का हो सकता है या कुछ ट्राइब का हो सकता है या कुछ रिवर का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं नर्मदापुरम में रहती हूँ, तो इट्स वेरी इजी कि नर्मदा के बैंक पर होगा या इसका कल्चर नर्मदा से रिलेटेड होगा. तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत हेल्प कर सकती हैं आपको प्री के टाइम पर. सेकेंडली मेरा जो एक प्लस या एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था आर्ट एंड कल्चर. मतलब जनरली भी आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर, और बचपन से मैंने बहुत जो हिस्टोरिकल शोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, कई न्यूज़ चैनल्स की सीरीज़ होती है अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ पर, वो मैंने बहुत अच्छे से देखी है. तो उसके कारण मेरे दिमाग में एक विजुअल रहा है हमेशा. मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पीरियड, हम जो एकदम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, गुप्ता एज की बात कर रहे हैं, तो आई कैन इमेजिन कि उस टाइम कैसे होता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट कैसा होता होगा, हाउ वुड बी दोज 9 रत्नास, और कैसा उनका, मतलब आई यूज टू इमेजिन एवरीथिंग कि कैसे उनका गेटअप होता होगा. तो लेट्स से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नवरत्न की जगह उनके ड्रेसिंग पर आ जाए, उनके कल्चर पे आ जाए, उनकी सोसाइटी पे आ जाए, तो वो विजुअल्स काफ़ी हेल्प करते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई विजुअल्स मिल रहे हैं, कोई वीडियोस मिल रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो भी आप देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट PSIR मेरा सब्जेक्ट रहा है, ऑप्शनल रहा है, तो IR मेरा अच्छा था. मैपिंग में मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई उससे, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं उससे हेल्प मिल गई. इंडेक्सेस जो होते हैं जो बहुत न्यूज़ में चलते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे से. ये सब मेरी बेसिक प्रेपरेशन थी. अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, जो NCERTs है वो तो डेफिनेटली हमें जितना अच्छे से हो
सके करनी ही है, तो वो मैंने की थी रिविजन उसका भी। और ये सब मेरा बेसिक आइडिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs, तो प्री में PYQs आर वेरी एसेंशियल, आप उनके थ्रू उनको गो थ्रू करें। बट मेरा जो आइडिया ये ज़्यादा होता था कि मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द क्वेश्चन कि ये पूछा है तो मैं उसको याद कर लूँ, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरी अप्रोच मोस्टली नहीं होती थी। मैं जब भी PYQs दे रही हूँ या मॉक्स दे रही हूँ, मेरी अप्रोच ये होती थी कि मैं उस एनवायरनमेंट को फील करूँ कि हाउ वुड यू फील कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हाउ वुड यू डू दैट गेसिंग। तो आई थिंक उसने मुझे काफ़ी हेल्प की है। मॉक्स में भी कई बार ऐसा होता था कि बहुत कम बन रहा होता था, तो जो रियल जब मैंने प्री दिया फाइनली, तब भी ये चीज़ हुई क्योंकि मैंने बहुत कम प्रेपरेशन से की थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं बन रही थी एग्जैक्टली ऐसा कुछ क्लिक नहीं हो रहा था कि मैंने ये कहीं पर एग्जैक्टली पढ़ा हो, बट स्टिल मैंने अपने लॉजिक्स यूज़ करे। कुछ भी एक जो क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग विच इज़ द एनिमल जो स्टिक यूज़ करके एंड्स को खाता है, तो मैंने बहुत ईजिली उसको सोचने की कोशिश की। 4 ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन उसमें ओरंगुटैन था, बियर था, तो आई जस्ट थॉट कि मंकी ये चीज़ कर सकता है या बियर ये चीज़ कर सकता है, विच शुड बी द वन। तो बहुत लॉजिकली आप सोचें, आपको आंसर मिल जाएगा हर क्वेश्चन पे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये चीज़, ये गलती मैं कर चुकी हूँ। मैंने कई बार, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, बेसिकली उसमें यही हुआ था कि जहाँ जहाँ मुझे डाउट था, आई यूज्ड टू थिंक कि क्या मैंने ये पढ़ा है, और मैंने उस बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जबकि थर्ड फोर्थ में मैंने ये किया कि जो मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली मुझे याद होगा ज़रूरी नहीं है, बेटर देन दैट मैं लॉजिक के बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और मैंने उन क्वेश्चन जो मुझे गैसिंग भी लगे वो भी मैंने अटेम्प्ट किए, और उसके कारण मेरे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट हुए, तो स्कोर काफ़ी ईजिली कट ऑफ क्लियर हो गया। तो ये एक अप्रोच है जो आप प्री में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मेंस का जो मतलब नेक्स्ट स्टेज ऑफ UPSC प्रेपरेशन इज़ मेंस। तो बेसिकली इफ़ आई टेल यू, मेरी प्री कम मेंस पढ़ाई थी। मतलब जब मैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ रही हूँ तो ऐसा नहीं सोचती थी कि ये सिर्फ प्री के लिए पढ़ रही हूँ या ये सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रही हूँ। आई यूज़ टू गैदर कंटेंट इन माय हेड, जितना हो सके याद करने की कोशिश रिविजन के थ्रू। तो जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें मैंने मेंस प्री सब साथ में कंबाइन रखा। ये ज़रूर था कि जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, प्री के टाइम पे करंट अफेयर्स ज़्यादा डिटेल्ड होते थे, कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स को प्री में फोकस करती थी। मेंस के टाइम पे मैंने जनरल आइडिया में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ये सब पे फोकस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल IPCC की रिपोर्ट है, या नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, या पार्लियामेंट में कोई एक्ट्स पास हुए हैं रिसेंट टाइम में, बजट है, ये सब चीज़ों से आपको बहुत अच्छा कॉन्टेंट डेटा मिल सकता है। उसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, उनको अलग तरीके से लिख लिया। आप चाहें तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं GS1, GS2, GS3 के लिए। ऑल्दो मेरा तो कंबाइंड था क्योंकि सेम चीज़ डिफरेंट एनवायरनमेंट की चीज़ ज्योग्राफी में भी यूज़ हो जाती है कई बार, तो वो ओवरलैपिंग था, इसलिए मैंने तो कंबाइंड कर रखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट GS4 और essay, इन दोनों के लिए आई थिंक एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट एथिक्स, तो एक तो उसमें केस स्टडी वाला पार्ट हो गया। तो केस स्टडी के लिए तो जितने आप डायमेंशंस दे सको, फॉर एग्जांपल एथिकल इश्यूज उसमें पूछे जाते हैं, या कई बार ऐसा पूछा जाता है कि यू आर DM या यू आर एन SP, तो आप कैसे डील करोगे, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो जितना ज़्यादा आप इनोवेटिव उसमें आइडिया रख सको, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल्स, जो सेक्शन A वाला पार्ट है उसमें जो भी उन्होंने पूछा, कई बार कोट आता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। कीप एक्सप्लेनिंग इट इन पॉइंट्स एंड एड एग्जाम्पल्स। जितना हो सके 1 पॉइंट लिख रहे हैं उसके साथ में EG लाइक जस्ट पुट EG और छोटा सा एक एग्जाम्पल डाल दीजिए, फ्लो चार्ट्स डाल दीजिए, डायग्राम्स डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स में अगर आपको कोई चीज़ के 5-6 पॉइंट्स बताने, तो जस्ट राइट इट इन द सेंटर और एक सर्कल बनाकर उसके आप डिफरेंट पॉइंट्स बता सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे मोटे फ्लो चार्ट्स अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू एडिशन होगा, और बहुत मतलब एक प्रेजेंटेशन भी बेटर हो सकेगी। वही चीज़ अगर मैं ऐसे में बताऊं, तो ऐसे में आप वही चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग स्टोरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सनली बताऊं, गांधी जी वॉज अ पर्सनैलिटी जिनकी पूरी पर्सनैलिटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के लिए, या बुद्धा इज़ वन, या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट भी होते हैं। आइंस्टाइन की पर्सनालिटी अगर हम ले लें, देयर आर पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल जिनने बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस देखे हैं, नेल्सन मंडेला इज़ वन। सो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं, आप उनके लिए एक नोट्स बना लें, और ये सब जो है ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सब नोट्स में आप रेडी रखें। मैंने अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने डेली आंसर राइटिंग की थी। मतलब आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज में हम थोड़े पैराग्राफ में लिखते थे, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो
मतलब माइंडसेट वैसा था कि पैराग्राफ में लिखना है। बट धीरे धीरे फिर मैंने मॉक्स दिए, डेली आंसर राइटिंग की। जीएस स्कोर वाज द वन कोचिंग जिससे मैंने लिया था मटेरियल संपूर्णा। उसमें मैंने डेली दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं हर दिन क्वेश्चंस करती थी और स्टार्टिंग में मुझे बहुत कम मार्क्स आते थे, बट धीरे धीरे आई कुड अंडरस्टैंड। टॉपर कॉपी से मैं फिर उसको चेक करती थी, तो टॉपर कॉपी से मुझे कुछ एग्जाम्पल्स मिलते थे, समझ में आता था कि ये मैंने पॉइंट्स जो लिखे हैं वो ऐसे लिखने चाहिए थे। और जो मटेरियल आता था उससे भी मुझे कुछ नई डेटा मिलता था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक गलती मैं ये करती थी कि मैं एक ही हेडिंग डाल के सारे पॉइंट्स लिखती थी। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन के चैलेंजेस पूछे तो मैं चैलेंजेस मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ, चैलेंजेस करके 1 2 3 4 10 तक लिख रही हूँ, बट दैट शुड नॉट बी डन। आप चैलेंजेस लिख रहे हैं, आप 5-6 लिखें बट साथ में सोल्यूशन भी दें। तो ये सब जो चीज़ें वैल्यू एडिशन वाली या सब हेडिंग्स देने वाली, डायमेंशंस देने वाली, धीरे धीरे आंसर राइटिंग करके टॉपर कॉपीज से ये चीज़ मुझे क्लियर होने लग गई। ओके, मॉक्स भी आप जितने हो सके मॉक्स दें, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए मॉक्स के मार्क्स का, क्योंकि मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। मॉक्स में जैसी चेकिंग हो रही है ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी हो, डिफरेंट कोचिंग्स होती हैं, डिफरेंट उनका चेकिंग पैटर्न होता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मार्क्स कितने मिल रहे हैं, आप अपनी तैयारी देखिए कि कहाँ कौन से एरियाज़ हैं जो आपके अच्छे हैं और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ आपके वीकनेस है, जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। प्लस मॉक देते टाइम एनवायरनमेंट वैसा ही रखें, टाइमिंग वही रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारा कंटेंट होता है बट हम उस टाइम में उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे साथ भी ये हो रहा था, मैंने डायग्राम सोच लिए, मैपिंग सोच ली, सब कुछ सोच लिया, बट आई एम नॉट एबल टू फुलफिल लाइक कंप्लीट द आंसर। तो उसके लिए फिर वही कि आपको थोड़ा उसको कंप्राइज करना पड़ेगा। वट एवर यू आर राइटिंग, इतना नहीं लिखना है कि आगे के क्वेश्चन छूट जाए। हर चीज़ को एक बैलेंस बना के चलना है, उसके लिए टाइमिंग मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे 6-7 मिनट्स में एक क्वेश्चन करने का मैंने सोचा था, तो वो 6-7 मिनट्स फॉलो नहीं होते थे, बट मैं 15 मिनट में 2 करने ऐसा फॉलो कर लेती थी, ताकि वो टाइम मेंटेन होता रहे। तो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। PYQs करें, टॉपर कॉपीज़ देखें और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इफ़ यू थिंक कि मैंने रीड कर लिया है, मुझे आ गया है, अब मैं कर सकती हूँ, तो वो नहीं होगा। until and unless you start writing and keep writing. प्लस ये जो आप मॉक्स देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जीएस स्कोर का संपूर्णा लेते हैं, तो उसके जो भी डेटा है उसको एक जगह रखें, क्योंकि प्री के बाद वाला जो टाइम होता है 2-3 महीने का, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप टेक्स्ट बुक्स भी रीड कर लें और मॉक्स भी दे दें। तो अगर आपके पास ऐसे कोई कोचिंग का मटीरियल है जो आपने नोट्स के फॉर्म में रख रखा है या उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, तो प्री के बाद आप जस्ट उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं और फिर मॉक्स दे सकते हैं। तो दैट वुड save your time and give you the important content in your mind. तो ये चीज़ कर सकते हैं मॉक्स के लिए। प्लस इफ़ नाउ वी कम टू द एग्जामिनेशन डे, मेंस काफ़ी मतलब हेक्टिक होता है, क्योंकि दिन में 2-2 पेपर हो रहे हैं, 3-3 घंटे हैं, लिखना भी है, और मतलब मेंटल प्रेशर होता है, साथ में फिजिकली भी आप टायर्ड हो जाते हो। आई हैव सीन मैनी पीपल पेन किलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, टैबलेट्स उनके साथ होती है, यू कैन कैरी दैट एज वेल। पानी वगैरह भी पीते रहें, मतलब ये सब बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इवन इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड, आप उसको नहीं लिख पा रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस। तो बॉडी का भी ध्यान रखें। और बीच में जो मुझे तो वो 3-4 दिन जो मिलते थे आफ्टर डूइंग जीएस एंड बिफोर ऑप्शनल, मैं उसमें बहुत रिलैक्स करती थी, बहुत अपने आप को रेजुविनेट करती थी, और मैं कभी कोशिश नहीं करती थी कि ये सोचूं कि कैसा गया है। I never do that, क्योंकि I have to give 2 more exams. So instead of focusing on past, focus on the present, focus on the future. तो मैं वही करती थी, जो आने वाला है उस पर ध्यान रखती थी, उसके लिए प्रिपेयर करती थी, और फिर उसके बाद रेस्ट भी लेती थी। मतलब प्री हुआ तो प्री के बाद मैंने 10 डेज़ का रेस्ट लिया था, until and unless the results were out. मेंस के बाद भी मैंने रेस्ट लिया 10-15 दिन का, so that वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर if we don't bend, we'll break. तो इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा सा बेंड हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा अपने आप को ब्रेक दें, मतलब अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर बॉडी एंड माइंड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ वील कम टू द थर्ड फेज, विच इज़ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में सब कहते हैं कि बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बोर्ड कैसा है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा होता है, नॉलेज भी समवेयर चेक हो रहा होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक हो रही होती हैं। प्लस इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, 3rd अटेम्प्ट में आई गेव द इंटरव्यू, और मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू अच्छा भी गया था, बट आई कुडेंट स्कोर वेल और क्लियर भी नहीं हो पाया था। तो उस टाइम मुझे बहुत एक फ्रस्ट्रेशन फील हुआ था कि
आई डोंट नो, मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती की है, बिकॉज इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज आई वॉज वेरी एक्टिव इन पब्लिक स्पीकिंग। तो वो तो मुझे लगा कि स्टेज फियर नहीं था और ना ही ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस का इशू था, बट समवेयर ग्रेजुअली जब मैंने उस चीज़ पे बहुत पॉन्डर किया तो मुझे समझ आया कि मेरा क्लैरिटी नहीं थी बात करने में। जो मैं बोल रही हूँ वो मैं स्ट्रक्चर नहीं कर पा रही थी, उसको अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रही थी, एंड मे बी दैट वॉज द रीज़न कि आई कुडंट स्कोर वेल दैट टाइम। तो इस बार मैंने उस चीज़ पे काफ़ी काम किया। उसके लिए मैंने कुछ बहुत सारी कोचिंग्स में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, मैंने उनको ज्वाइन किया। और डेली अगेन मतलब हर चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली इट विल मेक यू बेटर। तो ग्रुप डिस्कशंस होते थे। फॉर्चुनेटली अगेन मेरे को बहुत अच्छा एक ग्रुप मिला था जो मेरे साथ बाकी कैंडिडेट्स भी थे। रेगुलरली वो लोग आते थे और हम लोग एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करते थे, मतलब हाईलाइट इन द सेंस उसको करेक्ट करने के लिए उसको बताते थे, आइडेंटिफाई करते थे, करेक्ट करते थे कि इफ़ यू आर सेइंग दिस इन दिस वे यू कुड से इट दिस अदर वे ऑल्सो। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और हम क्योंकि 2-3 घंटे रोज़ बात कर रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, प्लस डर निकल गया कि वो जो क्वेश्चन सुनकर सोचकर आंसर देना होता है। अब जब 2-2 घंटे तक हम कर रहे हैं तो फाइनल इंटरव्यू तो मुझे ऐसा लगा इतना छोटा हो गया, इतनी जल्दी खत्म हो गया, तो वो फेयर नहीं आया और एक इंटरेस्ट बना रहा। व्हेन आई वाज इन द रियल इंटरव्यू ऑल्सो पूरे टाइम मुझे लगा था कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आई वाज सो जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू हियर द क्वेश्चन एंड टू आंसर एंड गिव माई ओपिनियन या माई थॉट्स ऑन दैट। तो वो मेरे ख्याल से ग्रुप डिस्कशंस ने मुझे हेल्प किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु वर देयर विद मी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के लिए और ये भी ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हो, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो आई थिंक 50-60% देयर वर क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स, और वो भी एकदम रीसेंट करंट अफेयर्स। मतलब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी उस टाइम, तो आई वाज आस्क्ड द डेट, द प्लेस, द मेंबर्स, विच इज़ द रीसेंट एडिशन, व्हाट आर द इशूज़। मतलब हर क्वेश्चन जो भी वो कर रहे थे उसमें मुझे 6-7 काउंटर क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू आंसर देम, और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मतलब ईदर आई वुड हैव सेड येस आई नो इट, या फिर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ रही थी कि सॉरी सर आई डिडंट नो। तो देयर वर 2-3 क्वेश्चंस, जैसे मुझसे एक पेमेंट बैंक के बारे में पूछा गया था, तो आई डिडंट नो दैट, तो आई आस्क्ड फॉर अपॉलॉजी एंड आई सेड कि आई विल रीड अबाउट इट। तो ये चीज़ थी कि कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको नहीं पता होता है, एंड दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उनको पता है कि हर कोई को हर चीज़ नहीं आती, तो दे आर नेवर चेकिंग दैट कि आपको क्या आता है, कितना आता है। दे आर जस्ट चेकिंग हाउ वेल यू प्रेजेंट इट और एंड हाउ ऑनेस्ट यू आर। मतलब अगर आपको नहीं आता, डोंट वेस्ट देयर टाइम, आप क्लियरली बोल दो कि सर आई हैव नॉट स्टडीड इट, या मुझे नहीं याद है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी, एंड दे आर वेरी फाइन विद इट। तो आई थिंक ये सब चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की मुझे। मेरा जो इंटरव्यू था काफ़ी फैक्चुअल था, बट आई न्यू दोज फैक्ट्स, मैंने बहुत अच्छे से उनको क्लियरली बताए। और जो काउंटर क्वेश्चन था आई थिंक उससे उन्हें काफ़ी समझ में आ गया कि वॉट एवर आई एम सेइंग आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। वरना ऐसा होता है कि 2-3 काउंटर क्वेश्चन में अगर आपने मतलब अगर आपने झूठ बोला है या अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप उस पर डिफीट हो जाते हो, बट दैट वॉज नॉट देयर इन माई केस। प्लस मुझसे कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि मेरा PSIR ऑप्शनल था। थोड़ा सा मतलब मे बी देवर एक्सपेक्टिंग कि शायद मैं पार्टीज नेम यूज़ कर लूँ या शायद मेरा कुछ टिल्ट दिख जाए, बट मतलब ये आई वुड से इट द क्रेडिट गोज टू माई कॉलेज। मतलब उसी टाइम हमें बहुत अच्छे से बताया गया था कि एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यू मस्ट बी न्यूट्रल टुवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग, यू नीड टू रीड दैट, अंडरस्टैंड दैट, डोंट जज एंड पास कॉमेंट्स कि ये पार्टी ऐसी है या ये ऐसा कर रहा है, यू डोंट हैव टू बी दैट। आप अभी उतने, मुझे मॉक्स में भी आई थिंक ये चीज़ किसी ने समझाई थी कि डोंट थिंक कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आप किसी आपसे एक्सपीरियंस लोगों पे सीधे आप कमेंट पास करो, ऐसा नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव योर ओपिनियन, दैट इज़ फाइन, बट उसका एक तरीका सही होना चाहिए, एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, एक न्यूट्रल व्यू होना चाहिए। तो वो मैंने आई थिंक पॉलिटिकल क्वेश्चन जितने भी थे मैं उनको अच्छे से डील कर पाई। तो आई थिंक दीज वर द मेजर पॉइंट। हॉबीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर इंटरव्यू। जो हमारा डैफ भी होता है उसमें हम फिल करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड अपने हॉबीज़, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स। उससे रिलेटेड जैसे मेरी हॉबी में मैंने डांस मेंशन किया था, तो उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए क्लासिकल डांसेस के बारे में। कुछ जगह पे मैंने गलती भी की, फॉर एग्जांपल आई मेंशन डॉक्टर सोनल मान सिंह, तो मैम ने मुझे करेक्ट किया कि इट्स सोनल महापात्रा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर डांस फॉर्म, तो उसमें मैंने गलती से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो शी करेक्टेड मी एंड आई सेड थैंक यू मैम। तो ऐसा है, मतलब द इंटरव्यू पैनल इज़ वेरी कॉर्डियल, दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, दे आर ट्राइंग टू नो यू, दैट्स इट। मतलब उनसे डरने की ज़रूरत आई डोंट थिंक, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत डर होता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी था,
बट जितना हो सके कॉन्फिडेंटली और वेरी ऑनेस्टली अपने आप को पुट फॉरवर्ड करें इन द इंटरव्यू। और आई थिंक यही मेन रीजंस थे कि आई कुड स्कोर वेरी वेल। 205 आई गॉट इन द इंटरव्यू। सो थैंक्स टू द प्रेपरेशन, थैंक्स टू एवरीवन अराउंड मी जिनने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि इस बार इंटरव्यू अच्छा जाएगा, एंड इट फाइनली डिड। ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन इज़ कि जो मेरा इंटरव्यू था वो थोड़ा सा कम कहना चाहिए, 25-30 मिनट्स तक चला था। यूजुअली व्हेन आई वाज रीडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स और मेरी लोगों से बात भी हो रही थी, एवरीवन सेड कि उनका इंटरव्यू 30+, कई बार 40 मिनट्स तक भी चला था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे अंदर थोड़ा सा एक डाउट आ गया था कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी कम चला है, और ना मुझे ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फीडबैक मिल रहा हो आफ्टर द इंटरव्यू कि आपने अच्छा दिया या बुरा दिया। यूजुअली नहीं मिलता है, बट तो एक मतलब डाउटफुल सिचुएशन तो थी कि पता नहीं कितना अच्छा गया है। बट व्हेन आई सॉ द स्कोर आई अंडरस्टूड कि हमें वहाँ पर अपने आप को जज नहीं करना है, ना ही हमें उन्हें जज करना है कि उनका ये रिएक्शन है तो इसलिए हो रहा होगा, मेरा इंटरव्यू ऐसा गया है वैसा गया। उस टाइम जो आपके 25-30 मिनट्स 40 मिनट्स जितने भी आपको मिल रहे हैं, जस्ट बी इन प्रेजेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिए, उसको जितना हो सके इसे अच्छे से आंसर कीजिए। डोंट गो बैक एंड थिंक कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सही बताया कि नहीं, सेकंड क्वेश्चन मैंने सही बताया कि नहीं। तो जितना ज़्यादा आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, इट वुड हेल्प यू आउट। और फिर फाइनल रिजल्ट का भी वेट करें, उस टाइम भी ज़्यादा थिंकिंग ना करें कि कैसा गया कैसा नहीं गया। जस्ट वेट, हैव पेशेंस। आई थिंक पेशेंस इज द की फॉर दिस एग्जामिनेशन। थ्रू आउट द प्रोसेस आप देखेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू, हर टाइम आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा होगा, आपकी मेहनत टेस्ट हो रही होगी, आपका डिटर्मिनेशन टेस्ट हो रहा होगा। बट यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू कीप अप विद दैट। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर मैं अपनी प्रेपरेशन से कुछ की पॉइंट्स या कुछ स्पेशल मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताऊँ, तो फर्स्टली वील टॉक अबाउट द फिज़िकल हेल्थ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, बट उसके कारण हमारी फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है। तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी वेरी गुड, क्योंकि इवन इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट अगर आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल मेंस में मेरा खुद माई नेक यूज टू पेन, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, उस टाइमिंग में कवर नहीं हो पा रहा, या फिर इतना मेंटल स्ट्रेस है, या फिर वो अच्छे से सोकर नहीं आए, तो इसलिए उनके जो दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ रही, दे आर गेटिंग कन्फ्यूज, दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर प्रेपरेशन वेल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डाइट रखें, प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल फॉलो करें। और दो आई वुड से कि ऐसा नहीं होता है 100%, देर आर टाइम्स कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो थोड़ा बहुत, बट दैट इज़ ऑल राइट। आप उसमें रेस्ट ले लें, आप उसमें ब्रेक ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्री के बाद 10 दिन का ब्रेक लिया, मेंस के बाद 10 दिन का ब्रेक लिया, तो वो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रेजुविनेट करने के लिए। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे, इट वुड मेक यू टायर्ड, इट वुड मेक यू एग्जॉस्टेड, और एक टाइम पे आपको लगेगा कि अब और नहीं हो सकता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 3rd अटेम्प्ट के बाद जब 4th देना था, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिलेमा में थी। मुझे लगा कि बहुत आई एम वेरी टायर्ड और थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या सही है क्या गलत है। तो उस टाइम मेरा मन ही नहीं था कि मैं 4th अटेम्प्ट दूँ, टाइम भी बहुत कम था प्रिपेयर करने का। बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो आसपास के लोग हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, सब ने बहुत मोटिवेट किया। मोटिवेट इन द सेंस, मतलब एक तरीके से उन्होंने ऑर्डर दिया कि नहीं यू विल डू इट, थोड़ा सा ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत कभी कभी कमी रह जाती है, बट डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट ट्राई टू, मतलब अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लूज मत करो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो, अगर आप मेंस भी लिखा है, आपने बहुत अच्छा किया है। बहुत लोग शायद इतना भी नहीं कर पाते। तो अपना जो एक मोटिवेशन है उसको आपको बना के रखना है। गलतियाँ सबसे हो रही हैं, थोड़ा सा लक फैक्टर भी है, दैट इज़ डेफिनेटली देयर, बट अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखें कि अगर मैंने मेहनत की है, या कर्मा की फिलॉसफी, अगर मैंने सही कर्म किए हैं, निष्काम कर्मा से काम किया है, तो डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट। तो उस तरीके से मैं बहुत मोटिवेटेड हुई और फाइनली मैंने अपना 4th अटेम्प्ट दिया और ये क्लियर भी किया। जो आई थिंक ये वाला वो अटेम्प्ट है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कम मन से गई थी देने की, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी, बट स्टिल आई डिड इट। तो इसलिए हो जाएगा, इन द प्रोसेस आप सीख जाएंगे, आप बेटर हो जाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, बट अपना मोटिवेशन बना के रखें। साथ में आई हैव सीन मैनी पीपल जो अपने आप को बहुत कट ऑफ कर लेते हैं, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, मोबाइल यूज़ नहीं करते, लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ ना करें, क्योंकि वी आर सोशल पीपल ऑल्सो। मतलब हमें ज़रूरत है कि हम किसी से कॉन्वर्सेशन भी करें। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं या ऐसे लोग जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें। जब भी आपको टाइम मिले, 2-4 मिनट भी अगर आप कर पा रहे हैं वो करें। कुछ लोग अगर आपको लग रहा है कि उनकी बात सुन के आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है, स्ट्रेस होता है, उन लोगों को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बट एकदम अपने आप को कट ऑफ ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है उन कॉन्वर्सेशन से भी कुछ ऐसी बात होती है जो आपके एग्जाम में काम आ जाती है, कुछ प्री में काम आ सकती है, कुछ मेंस में काम आ सकती है। तो लोगों के इंस्टेंसेस, एक्सपीरियंसेस वो भी बहुत यूजफुल होते हैं। इसलिए अपने आप को
मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि पूरी तरीके से कट ऑफ ना करें। थर्डली, बहुत जो फ्रस्ट्रेशन बीच बीच में आता है उसमें अपनी हॉबीज़ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि एक तो वो आपको रिक्रिएशन देगा, आपका आप मेंटली बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। सेकेंडली, इंटरव्यू के टाइम वो हॉबीज़ आपकी हेल्प करेगी, वरना आपको इंटरव्यू में जाके वो सब प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो हॉबीज़, जैसे मेरी डांसिंग हॉबी थी तो कई बार मैं डांस करती थी, कई बार मैं मूवीज़ देख लेती थी, शोज़ देख लेती थी, कुछ कॉमेडी शोज़ देख लेती थी। तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती है वो सब आप करें। प्लस मैं कई बार, जो हमारी सिटी है होशंगाबाद बहुत सीनिक है, आसपास बहुत अच्छी ग्रीनरी है, तो कई बार रात में जब मैं थक जाती तो आई यूज़ टू टेल माई फादर कि थोड़ी देर बाहर चलते हैं, तो आई यूज़ टू गो ऑन द ड्राइव। तो थोड़ा फ्रेश एयर से आप अच्छा फील करेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का, अपनी माइंड का, ये सब करें। और हर चीज़ काम करें, अपने डिसिप्लिन को ध्यान में रखें। यू कैन टेक ब्रेक्स, यू कैन स्लीप फॉर 10 आवर्स, जैसी भी आपकी मर्जी है। जैसे आई यूज़ टू फॉलो, मतलब अगर मुझे 3-4 भी बज रही है रात को तब भी मैं 8 घंटे तो सोती ही थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फैमिली से थोड़ा प्रेशर फील होता है या आप कुछ इशू चल रहे हैं जो आपको पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को आई वुड सजेस्ट कि आप बाहर अगर रह सकते हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज़ द की। आप जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसी सारी, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जहाँ आपको लग रहा है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ मत जाए। बट जहाँ आपको लग रहा है कि पॉजिटिविटी मिल रही है, आपका मूड फ्रेश हो रहा है, आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, वहाँ सब जगह जाए। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखें, अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, नॉट ओनली इन द एग्जाम पेपर, अदरवाइज ऑल्सो, जनरली ऑल्सो, वो सब भी अपने आप को लाइक देखते रहें, समझते रहें। अगर आपको लग रहा है ओवर थिंकिंग हो रही है, टेम्पल, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें अगर आपको लगता है कि टेम्पल जाकर या कोई रिलीजियस प्लेस जाकर आपको अच्छा लगता है वो करें। ट्रिप्स भी आई वुड सजेस्ट, अगर आप 2-3 दिन की ट्रिप करके अच्छा फील करें वो भी करें। तो डू एवरीथिंग, कीप अ बैलेंस आउट ऑफ एवरीथिंग, एंड फिजिकली, मेंटली बी फिट. That would be very essential for the examination. Thank you.